हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ पब्लिक फाइनेंस का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। और इस चैप्टर में हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो पब्लिक फाइनेंस के मीनिंग एंड डेफिनेशन का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जहाँ पे भी आप पब्लिक फाइनेंस वर्ड सुनो तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस एक ऐसी स्टडी है जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की आमदनी से डील करती है कि गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी और कितनी आमदनी होगी उससे डील करती है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर हैज बीन अ ग्रेट इंक्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे हर एक कंट्री में गवर्नमेंट कई काम करने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने कई इकोनॉमिक एंड सोशल एंड वेलफेयर रिलेटेड काम करने शुरू कर दिए, तो गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है और उस तरीके से आमदनी भी बढ़ती जा रही है। पब्लिक फाइनेंस नॉट ओनली डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। आजकल के टाइम में पब्लिक फाइनेंस सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर से डील नहीं करता, बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। बट इसके अंदर वो सारे काम आ जाते हैं गवर्नमेंट के जिनके अंडर गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एटसेट्रा आर ऑल्सो स्टडीड। तो गवर्नमेंट के वो खर्चे और वो आमदनी जिसमें गवर्नमेंट अपने मेन मकसद जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबरी आए, इनइक्वालिटीज कम हो, ठीक है, ये सारे मकसद और भी कई मकसद हैं उनको हैंडल करती है थ्रू सरकारी खर्च और सरकारी आमदनी से। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू बुकैनन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। पब्लिक फाइनेंस स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज अ यूनिट। तो पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ की स्टडी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी है। किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, दूसरा डेल्टन जो कि बहुत मशहूर है, उन्होंने क्या कहा है? पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द मैनर इन विच वन इज एडजस्टेड विद द अदर। तो डेल्टन की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये कहती है कि पब्लिक फाइनेंस जो गवर्नमेंट है उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, यहाँ पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब है कि गवर्नमेंट के खर्चे और आमदनी से डील करती है। एंड लास्ट लाइन लिखी है विद द मैनर इन विच वन इज एडजस्टेड विद अदर। विद द मैनर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट का खर्चा और जो गवर्नमेंट की आमदनी है वो एक दूसरे को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर खर्चा ज़्यादा हो गया तो आमदनी को कैसे ज़्यादा करना है, या फिर अगर खर्चा कम हो गया तो वो जो बचा हुआ पैसा है, आमदनी ज़्यादा है बचा हुआ पैसा है, उसका क्या करना है। तो एक दूसरे को बैलेंस करने का जो तौर तरीका है गवर्नमेंट का खर्चे और आमदनी का, उससे डील करता है पब्लिक फाइनेंस अकॉर्डिंग टू डेल्टन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इस चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से मैंने आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसको गो थ्रू करें आराम से और पॉज कर करके आराम से साथ के साथ लिखें। अब सबसे पहले ये जो पब्लिक फाइनेंस है इस चैप्टर के और लिंक्स सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ जाके नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस। तो स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ से डील करता है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक अथॉरिटीज़ करती हैं विच आर रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना थ्रू टैक्सेड एंड अदर रिसोर्सेज एंड इट्स एलोकेशन अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इकॉनमी। तो बेसिकली स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस किस चीज़ से डील करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करती है और उस रेवेन्यू को कैसे एलोकेट किया जाता है। ठीक है, अब स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप है वो हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्कोप का मतलब होता है उसका दायरा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उसे स्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्कोप का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू की थ्योरी, पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास, आमदनी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो स्कोप में सबसे पहली चीज आमदनी, गवर्नमेंट की आमदनी या पब्लिक अथॉरिटीज का रेवेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल दोज सोर्सेज और मेथड्स थ्रू विच गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू। तो थ्योरी ऑफ रेवेन्यू के अंदर स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर पहला पॉइंट जो था थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, इसमें हम डिस्कस करते हैं जितने भी सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के जिससे गवर्नमेंट आमदनी कमा सकती है या रेवेन्यू कमा सकती है। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस
also studies the principles of taxation, methods of raising revenue, classification of revenue, डेफिसिट फाइनेंसिंग एटसेट्रा। ये जो ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस है इसमें हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के ऐसे कौन से असूल हैं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको दिमाग में रख के टैक्स लगाया जाता है। मेथड्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, मतलब किस किस तरीके से सरकार गवर्नमेंट रेवेन्यू को रेज करती है, किन किन तरीकों से। क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, जो सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है वो कितने टाइप का है। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार को जब भी घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या नए नोट छापती है या सेंट्रल बैंक से पैसा कर्जा लेती है या क्या तरीका करती है। नेक्स्ट, comparative advantages and disadvantages of various sources of government revenue are also analyzed in this part। तो थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उनको कंपैरिजन किया जाता है, उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस चेक की जाती हैं। तो जो मोर एडवांटेजेस होते हैं, गवर्नमेंट उन्हीं रिसोर्सेज या उन्हीं तरीकों से ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सेकेंड पार्ट जो है इसका स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस का, दैट इज थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट आमदनी ले रही है, आमदनी कमा रही है, तो अब खर्चा भी तो करेगी ना। वट एवर रिसोर्सेज गवर्नमेंट इज रेज थ्रू वेरियस सोर्सेज इट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट सोर्सेज से रेवेन्यू कमा रही है उसको कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है ना। इट इज पॉसिबल थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्राइस स्टेबिलिटी एटसेट्रा। सिंपल वर्ड्स में जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आया है उसको खर्चा करना भी सरकार का एक मेन मोटिव है। अब गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, वो किस मकसद के लिए करेगी। इसमें कुछ मकसद मैंने दिए हुए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, डिफेंस को अपने एक ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करना, या अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेके जाना, इकोनॉमिक वेलफेयर करना, प्राइस स्टेबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, दिस branch of public finance also studies classification, causes of growth of public expenditure and theories associated with it। तो जो थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी है, इसके ऊपर तो लोगों ने किताबें भी लिखी हुई हैं। ये किस चीज़ से डील करती है? ये डील करती है क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप्स के पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, या कॉजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि क्या वजह है जिसकी वजह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट को कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। थर्ड पार्ट जो सोर्सेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंडर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट। डेट क्या होता है? लोन। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा, आमदनी कम होगी, उसको पूरा करने का एक तरीका लोन लेना भी है। ठीक है, कितना लोन लेना है, कितना लोन नहीं लेना, कैसे लोन लेना है, ये सारा का सारा थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट में समझाया जाता है, जिसके ऊपर लोगों ने अलग अलग पीएचडीज भी की हुई हैं और किताबें भी लिखी हुई हैं। ये भी स्कोप के अंडर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने लिखना है एट एनी टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। किसी भी टाइम पे अगर सरकार का खर्चा सरकार की आमदनी से ज्यादा हो गया, टू मीट द डेफिसिट गवर्नमेंट रेजेस लोन्स। तो क्या करती है? इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद हाउ गवर्नमेंट रेजेस लोन्स थ्रू वेरियस सोर्सेज टू मीट द शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट बजट। तो ये जो ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस की, जो कि थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट है, ये किससे डील करती है, किस चीज से रिलेटेड है? ये सरकार ये देखती है कि सरकार कितना लोन उठा रही है ताकि जो सरकार का फालतू खर्चा हुआ पड़ा है वो पूरा हो सके बजट में। गवर्नमेंट का बजट क्या होता है? सरकार का एक्सपेक्टेड खर्चा और आमदनी इन 1 ईयर। तो सरकार एक साल में जो एक्सपेक्टेड खर्चा है अगर वो सरकार का ज्यादा है और एक्सपेक्टेड आमदनी कम है, तो जो लॉस हो रहा है उस लॉस के लिए गवर्नमेंट जो लोन्स वगैरह ले रही है वो कितना कम पड़ रहा है और कितना लोन लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल, सरकार का एक्सपेक्टेड खर्चा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 करोड़। ठीक है, वैसे तो इससे कई गुना ज्यादा है, अगर चलो 5 लाख करोड़, ठीक है, इतना है, और सरकार की जो आमदनी है वो 4 लाख करोड़ है, तो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का तो कर्जा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, बिसाइड्स द सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट, दिस पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ पब्लिक डेट, डेट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, रिडीम्पशन ऑफ डेट एटसेट्रा। तो बेसिकली ये जो सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट है उसको तो पढ़ता ही पढ़ता है, मगर साथ में और किस चीज़ की स्टडी करता है? ये और किन चीज़ों की स्टडी करता है? बेसिकली डेट मैनेजमेंट, कि अगर डेट ले लिया है तो उसको मैनेज कैसे करें, कहाँ कहाँ खर्चें ताकि देश की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, या फिर
ये इस चीज़ से भी डील करता है कि हम इम्पैक्ट ऑफ जो डेट है, डेट का जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर, उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेके जाएं। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इंटरेस्ट पेमेंट दे सकते हैं डेट की, या फिर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे डेट को रिडीम करवा सकते हैं। समझ गए बात? तो डेट से रिलेटेड सारा का सारा कि कितना कर्जा लेना है, कैसे कर्जा लेना है, किसका देना है, वापस कैसे करना है, इस सारे की स्टडी से रिलेटेड आ जाता है थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस स्टडीज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस की, वो टोटल गवर्नमेंट का कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, उससे डील करती है, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार कितना खर्चा करती है। इट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ बजट। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाएगी, बजट का ड्राफ्ट कैसे तैयार करेगी, इट्स एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी, एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बजट कैसे बनाया जाएगा, और बजट को बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखी जाएंगी, और बजट को लागू कैसे किया जाएगा, ये सारे का सारा इस टॉपिक में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ भी देखनी है ना, ये भी पब्लिक फाइनेंस का जो है मेन जो स्कोप के अंदर आ जाता है। In the present time, public finance is mainly concerned with the economic stability and other related problems of a country. आज के टाइम पे पब्लिक फाइनेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, केन्स ने भी कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मेंटेन करना। स्टेबिलिटी मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना चले जाएं, प्राइजेस बहुत ज़्यादा नीचे भी ना चले जाएं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मेंटेन करना कंट्री की। फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इट्स फिस्कल पॉलिसी comprising the various fiscal instruments डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। तो ये मकसद को हासिल करने के लिए, इन मकसद को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, और फिस्कल पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने हैं, और वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एक प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल, उसमें मैंने जो फिस्कल पॉलिसी है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने फिस्कल पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए हुए हैं, और ये भी बताया हुआ है कि उन इंस्ट्रूमेंट से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फेडरल फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउअडेज। डिस्ट्रीब्यूशन of sources of income and expenditure between the center and the state governments in the federal system of a government is also studied as the subject matter of public finance। जैसे आपको पता है इंडिया पूरे इंडिया का जो कंट्रोल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मगर जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, हिमाचल स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इनकी भी तो गवर्नमेंट्स हैं ना। तो हमारा क्या है? फेडरल सिस्टम है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना कितना खर्चा डिवाइड होगा, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे, कौन कौन से रेवेन्यू सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे, ये कौन बताएगा? ये थ्योरी ऑफ फेडरल फाइनेंस बताएगी। तो फेडरल फाइनेंस में हम डील करते हैं कि कहाँ कहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स की आमदनी और खर्चा होगा, और कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की आमदनी और खर्चा होगा, इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस से डील करता है फेडरल फाइनेंस। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज पॉपुलरली नोन एज फेडरल फाइनेंस। तो ये जो ब्रांच है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से डील करती है, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से किसको खर्चा मिलेगा, और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ टैक्सेस जो होंगे, रेवेन्यूज होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, और कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट्स के होंगे, इसके साथ अच्छे तरीके से डील करती है पब्लिक फाइनेंस की ये वाली ब्रांच, जिसका नाम है फेडरल फाइनेंस। तो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस काफ़ी वाइड है। इसमें फेडरल फाइनेंस आ जाता है, इसमें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आ जाता है, इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना आ जाता है, इसमें थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट आ जाती है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस या स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो इस तरीके से आपने डिटेल में लिखना है, आपके फुल बटा फुल नंबर ही आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और
आप सारी वीडियोस देखते टाइम पॉज कर करके साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि जैसे पेपर में लिखना है मैंने हूबहू वैसे ही लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में क्या है, और बाद में डिससिमिलैरिटीज। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि समझाने में तो टाइम लगता ही है, आपको पता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का मेन मकसद ये रहता है कि वो अपने खर्चे और आमदनी को एटलीस्ट बराबर तो रखें ही। स्टेट और एन इंडिविजुअल बोथ वांट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चाहे गवर्नमेंट हो या फिर इंडिविजुअल हो, हर कोई चाहता है कि मेरे खर्चे और आमदनी तकरीबन बराबर हैं। प्राइवेट तो बल्कि ये चाहता है आमदनी ज़्यादा और खर्चा कम हो। देयर बजट में बी इम्बैलेंस टेम्परेरीली, बट अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी स्टैब्लिश्ड सूनर और लेटर। उनका टेम्परेरीली क्या पता खर्चा और आमदनी बराबर ना हो बट उनका जो मेन मकसद है वो यही रहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके खर्चे और आमदनी में बैलेंस आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट सिमिलैरिटी का क्या है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों चाहता है कि उनके खर्चे और आमदनी में बैलेंस रहे। सेकेंड पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब सिंपल सी बात है, चाहे प्राइवेट बंदा हो चाहे सरकार हो, जब भी वो खर्चा करेगी तो मेन मकसद तो यही होगा ना कि सेटिस्फैक्शन बढ़े। बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल स्पेंड्स हिज देयर इनकम विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज वेलफेयर। बेसिकली जो भी पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, दोनों के दोनों पैसा खर्च करते हैं और इस हिसाब से पैसा खर्च करना चाहते हैं, इस हिसाब से अपना इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स का वो रखना चाहते हैं ताकि उनकी वेलफेयर मैक्सिमम हो। However, for an individual, it is the maximization of personal welfare, while for the state it is the maximization of social welfare या collective welfare। दोनों के दोनों पैसा खर्च करके या इनकम कमा के अपनी वेलफेयर को मैक्सिमम रखना चाहते हैं। अपनी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वेलफेयर देखना चाहता है, मगर वो वेलफेयर की बात तो करता ही है कि मेरी वेलफेयर बढ़े। ऑन द अदर हैंड जो सरकार है वो पूरी सोसाइटी की वेलफेयर को देखती है। तो इस पॉइंट में कॉमन पॉइंट क्या है, वेलफेयर ऑफ बोथ। ठीक है, आप जब डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस में ये लिखेंगे कि प्राइवेट बंदा या जो प्राइवेट फाइनेंस है वो अपनी इंडिविजुअल वेलफेयर को देखती है और उसकी इंडिविजुअल वेलफेयर तब होगी जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है ना, और सरकार अब सिर्फ वेलफेयर को देखती है, वो अपनी प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ती। वो डिफरेंस का पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। Financial management of both an individual and the state are similarly impacted by the economic changes। अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस आता है, फॉर एग्जांपल बोल बोल के गला बैठ गया, फॉर एग्जांपल महंगाई, इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है, उसका असर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे भी पड़ेगा, गवर्नमेंट बजट पे भी पड़ेगा, गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनेंस पे भी पड़ेगा और प्राइवेट फाइनेंस पे भी पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने कोई डैम बनाना है या गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो वो भी तो महंगा हो जाएगा ना, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिक चेंजेस का असर पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी पड़ता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द स्टेट टेंड्स टू राइज। जब इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, तो प्राइवेट बंदे के भी खर्चे बढ़ जाते हैं और जो सरकार है उनके भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जब भी इकोनॉमिक चेंजेस होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में कोई चेंज आएगा तो उसका पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर पे दोनों पे बराबर असर पड़ेगा। बराबर मतलब असर पड़ेगा, जरूरी नहीं कि दोनों पे 10% पड़े। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू बोरो। दोनों के दोनों बोरो कर सकते हैं, बट सरकार ज्यादा बोरो कर सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम बोरो कर सकते हैं। बोथ द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी टू बोरो मनी फ्रॉम one or the other sources. This enhances their capacity to spend beyond the level of their income। दोनों के दोनों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के दोनों कर्जा ले सकते हैं और इस कर्जा लेने की जो वो है ना, क्या कहते हैं, कर्जा लेने की वजह से वो अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ये भी दोनों में सिमिलैरिटी है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। वाइल पब्लिक मनी कैन बी मिसयूज्ड on non-developmental programs, private money can also be misused on drugs, narcotics, that lowers the real welfare of the individual, of the society as a whole। तो जो पब्लिक फाइनेंस है उसका भी मिसयूज हो सकता है, करप्शन में पैसे खा लिए या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार ने खर्चा कर दिया तो उसका भी, उस पैसे का भी मिसयूज हो सकता है। और प्राइवेट फाइनेंस का भी मिसयूज हो सकता है। अगर मैंने पैसा कमाया और मैंने नहीं, खैर मैं तो करता नहीं, कोई सिगरेट पी ली, शराब पी लिया, वो मेरी वेलफेयर के तो अगेंस्ट है ना, तो वो सोसाइटी के भी अगेंस्ट जाता है। तो ऐसे काम करके मैं अपने प्राइवेट फाइनेंस को मिसयूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिससिमिलैरिटीज। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो अलग अलग हैं पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस की, डिससिमिलैरिटीज मतलब डिफरेंसेस जो आपस में इनकी नहीं मिलती। फर्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इनकम। उनकी जो नेचर ऑफ इनकम है वही डिफरेंट है। द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन इनकम इज डिटर्मिन्ड बाय लॉ।
गवर्नमेंट कितना पैसा कमाएगी या गवर्नमेंट कितना पैसा ऑब्टेन करेगी वो लॉ के हिसाब से है. इट इज डिटरमिन्ड बाय लॉ. सो द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इनकम इज कंपल्सरी. गवर्नमेंट को इनकम मिलनी है क्योंकि वो कानूनी है. समझ की बात. टैक्स जो लगाना है टैक्स लॉज के हिसाब से, वो तो कानून के हिसाब से पैसा इकट्ठा करना उन्होंने, तो वो तो कंपलसरी है, वो तो आनी है. गवर्नमेंट कैन कंपेल द पीपल टू पे टैक्सेस एंड गिव लोन्स बट नो इंडिविजुअल हैज द राइट्स. गवर्नमेंट कंपेल कर सकती है पीपल को, इंडिविजुअल्स को, बैंक्स को कि उसे लोन दे. ठीक है, कंपेल कर सकती है, टैक्सेस दे, लोन्स दे, मगर प्राइवेट बंदा ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है ना. द स्कोप ऑफ स्टेट इनकम इज वेरी वाइड. जो स्कोप है स्टेट इनकम का, गवर्नमेंट की इनकम का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा है, वो कहीं से भी इकट्ठा कर सकती है. गवर्नमेंट कैन गेट लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, वो बाहर से भी लोन ले सकती है. और इट कैन एक्सपेंड मनी सप्लाई वाइल दीज फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल टू द प्राइवेट फाइनेंस. गवर्नमेंट नोट भी छाप सकती है मगर प्राइवेट बंदा तो ऐसा नहीं ना कर सकता, ना बाहर से लोन ले सकता. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन अप्रोच टुवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि वो इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे लेते हैं, ये भी डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है अभी एक्सप्लेन करता हूँ. गवर्नमेंट मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर फर्स्ट एंड देन ट्राई टू मेक इनकम फॉर इट. गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एस्टिमेट करती है कि मेरे अगले साल इतने खर्चे होंगे और फिर उन खर्चों के हिसाब से सरकार अपना रेवेन्यू डिसाइड करेगी कि अब देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है. वाइल एन इंडिविजुअल मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ हिज और हर इनकम फर्स्ट एंड देन डिटरमिन हिज और हर एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द इनकम. जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो इससे उल्टा है, वो सबसे पहले देखता है कि मेरी आमदनी इतनी है और मैंने आमदनी के हिसाब से खर्चा कितना करना है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले खर्चे के बारे में सोचती है और उसी हिसाब से आमदनी इकट्ठा करने के बारे में सोचती है. और प्राइवेट बंदा क्या करता है, पहले आमदनी देखता है कितनी है और फिर उसी के हिसाब से खर्चा करने की सोचता है. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन इनकम इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी भी दोनों की अलग अलग है. कैसे, income of a person is inelastic, that is he or she cannot increase or decrease his or her income as required. जो प्राइवेट बनता है वो अपनी इनकम को जितना उसे चाहिए उतना बढ़ा नहीं सकता. उतना कैसे बढ़ाएगा, अब मेरे को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए मगर मेरे तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, उससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता. वेरी फ्यू चेंजेस कैन बी मेड इन इट. क्या पता मैं कोई ओवर टाइम कर लूँ, क्या पता थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस तो ला सकता हूँ. कॉन्ट्रेरी टू इट, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स इनकम इजीली एंड रैपिडली. गवर्नमेंट आसानी से इनकम को बढ़ा सकती है और जितना चाहे उतना बढ़ा सकती है. हेंस द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर इलास्टिक. तो गवर्नमेंट नोट भी छाप सकती है, लोन भी ले सकती है, कोई अपनी प्रॉपर्टियां भी बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है. गवर्नमेंट की जो इनकम की गेन करने की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल से काफी गुना ज्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी डिफरेंट है. एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, but several expenses have to be made in the public sector which are not directly beneficial to the government or which do not yield any income to the government. जब भी कोई प्राइवेट बंदा खर्चा करता है तो वो ये चाहता है कि उसका बेनिफिट हो और उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, मगर ऑन द अदर हैंड जब भी कोई गवर्नमेंट खर्चा करती है तो गवर्नमेंट का मेन मकसद ये नहीं होता कि वो कमाए या कोई कमाई करे या फिर उसे बेनिफिट हो. उसका मेन मकसद होता है कि सोशल वेलफेयर हो. समझ के बात. Habits and customs affect the personal expenditure, but public expenditure is motivated by such government policies as removal of unemployment, poverty and economic development. जो हैबिट है और कस्टम्स है, आदत जो पड़ी होती है, वो प्राइवेट बंदे के खर्चे को उससे डाल सकती है. समझ लो एक शराबी, उसको शराब पीने की आदत है तो उसका खर्चे में शराब भी आ जाएगी, या उसको स्मोकिंग की आदत है तो उसके खर्चे में सिगरेट पीना भी आ जाएगा. ठीक है ना. बट जो पब्लिक फाइनेंस है ये, इसको कोई आदत उदत नहीं होती. पब्लिक फाइनेंस का एक मोटिव होता है खर्चा करने का. जो मोटिव्स आ जाते हैं जैसे गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो उसके जो मोटिव्स हैं वो उसी हिसाब से खर्चा करता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी. एवरी पर्सन ट्राइज नॉट टू लेट एनीवन नो अबाउट हिज और हर रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. हर एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल चाहता है कि उसके खर्चे के बारे में किसी को पता ना लगे, मतलब पब्लिक ना हो जाए. बट दूसरी तरफ इन अदर वर्ड्स ही और शी
wants to maintain a secrecy in this regard। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने खर्चा किया आमदनी की, मैं यूट्यूब पे थोड़ा ना डालूंगा। मेरे 100 खर्चे हैं, मैं इधर गया उधर गया, कोल्ड ड्रिंक पी, नींबू पानी पिया, ऐसा किया वैसा किया, मैं यूट्यूब पे थोड़ा ना डालूंगा। तो मैं अपने सारे खर्चे को पब्लिक नहीं कर पाऊंगा। तो हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि जो भी वो खर्चा करता है वो प्राइवेट रहे। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट पब्लिश करती है, क्या पब्लिसाइज करती है एक्सटेंसिवली द डिटेल्स अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हर गवर्नमेंट पब्लिसाइज करती है, पब्लिश भी करती है, रिपोर्टें भी बनाती है कि मैंने इतना इतना खर्चा किया और मेरी इतनी इतनी आमदनी थी। तो गवर्नमेंट के खर्चे को सीक्रेट नहीं रखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बजट। बजट का नेचर, अ पर्सन प्रिपेयर्स अ बजट फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड ही और शी वॉन्ट्स टू हैव अ सरप्लस बजट। जो इंडिविजुअल्स हैं वो चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए बजट बनाए। मेरे को अगर तनख्वाह मिलती है, मैं क्या करता हूँ, 1 महीने का बजट बनाता हूँ कि मैंने इतनी किस्तें देनी है जी, इतना खर्चा करना है जी, इतनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है जी, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है। तो मेरा जो बजट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट दूसरी तरफ देखें, पब्लिक बजट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर। गवर्नमेंट का जो बजट है वो तो 1 साल के लिए होता है। फॉर द गवर्नमेंट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव सरप्लस बजट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितनी भी आमदनी आई उसमें से खर्चा निकाल के भी मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर लूँ। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती। गवर्नमेंट कहती है सरप्लस बजट हो या ना हो, उसे तो पैसा खर्च नहीं है, और वो भी कंट्री की वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट बजट में ऑल्सो भी डेफिसिट, ज़्यादातर डेफिसिट ही होता है। मैं ऑल्सो भी लिख दिया यहाँ पे, मगर ज़्यादातर डेफिसिट ही होता है। ज़्यादातर खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन द फ्यूचर प्रोग्राम्स। इंडिविजुअल के प्रोग्राम्स अलग हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स अलग हैं। कैसे? एन इंडिविजुअल जनरली अटैचेस मोर इंपॉर्टेंस टू हिज और हर एग्जिस्टिंग नीड्स देन हिज और हर फ्यूचर नीड्स। जो इंसान है वो अपना खर्चा इस हिसाब से करता है कि मैं आज को देखूं, आज मुझे जो ज़रूरत है वो पूरी करूं, फ्यूचर गया तेल लेने। ठीक है ना, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। ज़्यादातर बंदे सोचते हैं जो आज की ज़रूरत है वो आज पूरा कर लो। अगर आपको कैंसर हो गया तो आप ये ना सोचो कि कल के लिए पैसा बचा कर ये होगा वो होगा। आप कहोगे यार आज का इलाज कर लो। ठीक है, शॉर्ट टर्म हैज़ गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द लॉन्ग टर्म इन द प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट फाइनेंस में शॉर्ट टर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और लॉन्ग टर्म को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट स्टेट इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट तो चलती रहेगी। फ्यूचर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इट, फ्यूचर उसने देखना ही है। गवर्नमेंट स्पेंड्स अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट अपने पैसे में से मेजर पोर्शन खर्च करती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, सच एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, establishment of heavy industries, construction of dams, buildings, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद फ्यूचर होता है कि एक ब्राइट फ्यूचर देना है कंट्री को, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका फ़ायदा आने वाले टाइम पे होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव्स। ये तो बहुत आसान है कि प्राइवेट फाइनेंस ऑलवेज एम्स एट गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बट पब्लिक फाइनेंस एम्स एट इंक्रीजिंग वेलफेयर, जैसे डिफेंडिंग कंट्री एटसेट्रा फॉर द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। बेसिकली इसमें यह बताया कि जो प्राइवेट फाइनेंस है वो तो अपने प्रॉफिट के लिए होता है, और जो पब्लिक फाइनेंस है ये बेसिकली सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए या कंट्री को डिफेंड करने के लिए, या वो सारे ऐसे काम जिससे कि पूरे के पूरे कंट्री की वेलफेयर हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सेटअप ऑफ द स्टेट इज मच मोर एक्सटेंसिव देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल। जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सेटअप है वो बहुत बड़ा फैला होता है, पूरे कंट्री में फैला होता है, पूरे कंट्री के भी पिंडों में, विलेजेस तक फैला होता है। ठीक है, छोटे छोटे कस्बों तक फैला होता है। मगर गवर्नमेंट के इतने जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इतने फैले हुए हैं, उतने प्राइवेट के तो नहीं हो सकते ना। देयरफॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो सरकार के जो जगह जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन फैले हुए हैं उसको मैनेज करने के लिए सरकार को एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। द स्टेट हैज़ टू सेटअप सच डिपार्टमेंट्स दैट कैन मैनेज द पब्लिक फाइनेंस प्रॉपरली। तो सरकार वेरियस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज खोलती है या वेरियस टाइप के जो है वो खोलती है, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज खोलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सरकार बेस लेवल तक, जैसे पिंड लेवल तक या शॉर्ट टर्म लेवल तक सारा का सारा जो है वो कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत दूर तक फैली हुई है, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहीं तक फैली हुई है जहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस खोले हैं। ठीक है, और वो ज़्यादातर वहीं ऑफिस खोलेंगे जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। समझ की बात। गवर्नमेंट के तो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक भी फैल सकती है जहाँ तक प्रॉफिट मिले ना मिले, उन्होंने तो ऑफिस खोलना ही खोलना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। Allocation of resources in private finance is made on the basis of prices prevailing in the market।
जो रिसोर्सेज हैं वो इस हिसाब से एलोकेट किए जाते हैं प्राइवेट फाइनेंस में, जो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है और उस प्राइस पे सारा का सारा माल जितना बना होता है उसको मार्केट में छोड़ दिया जाता है। बट द रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन इन द पब्लिक फाइनेंस इज इफेक्टेड बाय द बजटरी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब कितना पब्लिक फाइनेंस में रिसोर्स एलोकेशन करना है, कैसे करना है, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? ये सारा का सारा डिपेंड करता है बजटरी डिसीजंस पे। जैसे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके डिसीजंस अलग हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के डिसीजंस अलग हो सकते हैं, तो वो अपने बजट के अंदर डिसाइड करते हैं कि मैंने किस किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे खोलना है, उसी हिसाब से वो अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। When the government does not get requisite revenue from all sources, it can get money as a loan from central bank of the country. जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हुआ और उसने खर्चा करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो भी कंट्री का हेड बैंक है, सेंट्रल बैंक, जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, आरबीआई है, उसको कहेगी कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे लोन दे दो। और अगर आरबीआई के पास पैसे नहीं है तो वो नई करेंसी छाप देगा। द सेंट्रल बैंक कैन गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, तो उसको लोन देना है तो वो नई करेंसी नोट छाप देगा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस तरीके को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। बट इंडिविजुअल कैन नॉट मीट हिज एक्सपेंसेस बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा खर्चा ज्यादा हो गया और आमदनी कम है, मैं थोड़ी ना आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को जाके कहूंगा कि भाई नोट छाप दो, मुझे चाहिए। मेरी बात कौन सुनेगा? ठीक है ना। तो इंडिविजुअल के पास उतनी पावर नहीं होती और जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास फुल पावर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बैंकरप्सी। ठीक है, अ पर्सन कैन गो बैंकरप्ट। मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया, मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, मैं बैंकरप्ट हो सकता हूँ। हिज लाइबिलिटीज मे बी मोर देन हिज एसेट्स। मेरी जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, क्या पता मैंने कर्जा ज्यादा ले लिया और मेरे पास एसेट्स कम है, तो मैं बैंकरप्ट हो सकता हूँ। बट अ स्टेट कैन नेवर गो बैंकरप्ट। कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। देयर इज नो लिमिट टू द लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की कोई लाइबिलिटीज की लिमिट नहीं है और स्टेट के एसेट्स की भी कोई लिमिट नहीं है, तो सरकार कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कि पब्लिक फाइनेंस की नेचर क्या है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड जो भी लिंक्स आपको हैं, नंबर वाइज टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। नंबर वाइज वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर सबसे पहला जो मैंने डिस्कस करना है कि पब्लिक फाइनेंस इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जो पब्लिक फाइनेंस है ये एक साइंस भी है, ये एक आर्ट भी है। तो जब भी आपको नेचर की बात आए तो आपने एज अ साइंस एंड एज एन आर्ट दोनों को डिस्कस करना है और पेपर में जिस हिसाब से लिखना है मैंने हूबहू उसी तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस एज अ साइंस। पब्लिक फाइनेंस एक साइंस है। क्यों? साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच स्टडीज कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट की जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्कस करती है, उसे कॉजल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक फाइनेंस है ये एक अच्छी सिस्टमैटिक स्टडी करती है किस चीज़ की, कि गवर्नमेंट को सिस्टमैटिकली कितना रेवेन्यू आया और उस रेवेन्यू में से गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया। It also studies the causal relationship between facts relating to revenue and expenditure of the government. तो ये इस चीज़ की भी स्टडी करती है कि जो गवर्नमेंट है उसकी रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में, रेवेन्यू के बीच में और एक्सपेंडिचर के बीच में। कॉजल रिलेशन का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो उस हिसाब से ज़्यादा खर्चा होगा, अगर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कम खर्चा कर देते हैं तो सरप्लस बजट हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो डेफिसिट बजट हो जाएगा, अगर बराबर खर्चा करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम बजट हो जाएगा जिसको बैलेंस बजट भी कहा जाता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी डिस्कस करता है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू के बीच में। पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस बिकॉज, पब्लिक फाइनेंस को साइंस कहा गया बिकॉज पब्लिक फाइनेंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस एक साइंस है क्योंकि ये फैक्चुअल स्टडी करती है उन प्रिंसिपल्स की जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। सिंपल वर्ड्स में ये स्टडी करती है कि कौन कौन से असूलों के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है और कौन कौन से असूलों के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स को इकट्ठा करती है। सेकेंड पॉइंट, सिस्टमैटिक मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी पब्लिक फाइनेंस। जो पब्लिक फाइनेंस है उसको
पढ़ने के लिए साइंटिफिक सिस्टमेटिक मेथड में क्या गया, मेरे से गलती होगी, साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक तरीकों से हम पब्लिक फाइनेंस की स्टडी करते हैं। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और खर्चे को देख लिया, आमदनी को देख लिया। इसको स्टडी करने के प्रॉपर कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, इस सीरीज़ में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, नंबर वाइज सारे के सारे आपको बता दूंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर एम्पिरिकल। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस जिन उसूलों के ऊपर बेस्ड है वो एम्पिरिकल है। आप उन पे जांच पड़ताल कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए इसको साइंस कहा गया है। अब मेन चक्कर क्या है, एज अ साइंस पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिस्कस्ड अंडर 2 हेडिंग्स। एज अ साइंस हम इसको 2 हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहली हेडिंग है पॉजिटिव साइंस, दूसरी हेडिंग है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होती है, इट डील्स विद व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। पब्लिक फाइनेंस एज अ पॉजिटिव साइंस डील करती है किस चीज से, व्हाट वाज क्या था, जैसे पिछले बजट में कितना खर्चा था, इस बजट में व्हाट इज, इस बजट में कितना खर्चा है, एंड व्हाट वुड बी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले बजट्स में क्या होगा। बाय द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस one gets factual information about the problems of government expenditure and government revenue। इसीलिए इसको पॉजिटिव साइंस कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टडी के थ्रू वन गेट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हमें पता लग जाता है कि पिछले साल सरकार ने कितना खर्चा किया, बजट में क्या क्या खर्चा था, इस साल कितना है और आने वाले टाइम से क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम पे सरकार क्या कर सकती है, तो उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, इसलिए इसको पॉजिटिव साइंस कहा गया है। अब ये नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और वैल्यू जजमेंट्स। जो नॉर्मेटिव साइंस है वो व्हाट ऑट टू बी से डील करती है, क्या होना चाहिए या क्या वैल्यू जजमेंट्स हैं। तो पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो ऑफर सजेशंस रिलेटिंग टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये जो पब्लिक फाइनेंस है ये सजेस्टिव भी है नेचर में। कैसे सजेशंस देती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च होगा, सरकार को कहाँ कहाँ से आमदनी इकट्ठी करनी चाहिए ताकि ये कंट्री अच्छे तरीके से चल पड़े, ठीक है, चल सके, चल पड़े या चल जो भी है। तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस एक ऐसी साइंस है जो बताती है क्या था, क्या है और क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा। तो पब्लिक फाइनेंस हमें सारे डेटा से प्रूव करती है क्या था और करंटली भी पता लग सकता है क्या है, और ऐसे ही चलता रहा तो फोरकास्ट कर सकते हैं। नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो ये सजेशंस भी तो देती है ना, कि सलाह भी देती है कि अगर पिछले सिचुएशंस में ये हुआ है तो आने वाले टाइम में इस तरीके से करोगे तो गरीबी हट जाएगी, या इस तरीके से करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक फाइनेंस एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है, कला, हुनर, स्किल्स, ठीक है। आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करें, स्किल्स को अप्लाई करें ताकि हम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी which is an important instrument of public finance makes use of the knowledge of government's revenue and expenditure to achieve the objective of full employment, economic development, economic equality, price stability, etc. तो public finance क्या है, एक important instrument है जिसके थ्रू जो नॉलेजेबल पर्सन है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स अपने खर्चे और आमदनी को इस हिसाब से खर्च कर सकती हैं स्किलफुली, ताकि जितने भी मकसद हैं किसके, पब्लिक फाइनेंस के जो मकसद हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करनी है, या इक्वालिटी अटेन करनी है, इन इक्वालिटीज़ को कम करना, या प्राइस स्टेबिलिटी अटेन करनी है, वो अच्छे तरीके से हो सके। तो आपको पता है ना, जो भी अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो स्किलफुली इसको हैंडल करते हैं ताकि ये सारे मकसद मतलब अच्छे तरीके से हम हासिल कर सकें, ठीक है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी टैक्सेस आर लेविड एट प्रोग्रेसिव रेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने भी इक्वालिटी को अटेन करना है, मेन मकसद है पब्लिक फाइनेंस में कि इक्वालिटी लेके आनी है, तो टैक्सेस प्रोग्रेसिवली लगाए जाएंगे, मतलब अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, गरीबों के कम लगाया जाएगा ताकि इक्वालिटी आ जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज एनहेंस टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर मेन मकसद पूरा करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या क्वांटिटी है वो बढ़ाई जाएगी, इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर लें। सिंस एवरी टैक्स इज लाइकली टू बी अपोज्ड, आपको पता ही है जब भी सरकार नया टैक्स लगाती है उसको अपोज किया जाता है। इट बिकम्स इसेंशियल टू प्लान द टाइमिंग्स एंड वॉल्यूम। तो सरकार को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि कितना टैक्स लगाना है, किस वॉल्यूम पे लगाना है और किस टाइम लगाना है ताकि लोगों का अपोजिशन ना हो। द प्रोसेस ऑफ लेविंग टैक्स इज देयरफॉर सर्टेनली एन आर्ट। कब लगाना है टैक्स, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, ये भी तो एक कला ही है ना, हुनर ही है। तो पब्लिक फाइनेंस एक कला, स्किल, हुनर भी है कि एक अच्छा पर्सन, पढ़ा लिखा पर्सन
पब्लिक फाइनेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो पब्लिक फाइनेंस के मकसद हैं जो मैंने अभी आपको बताए वो फुलफिल कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।